दिल्ली में विस्फोट हुए हैं। इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हुई है और इस तरह का अगर नेटवर्क अभी भी देश में है, प्रधानमंत्री 2014 में बने नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि बाहर से कोई घुसपैठ नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन इस तरह का अटैक फिर भी हो जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इन विस्फोटों के गुनहगार ये बचेंगे नहीं। तो साफ संकेत है कि भारत सरकार आतंकवाद के प्रति, राष्ट्रवादी गतिविधियों के प्रति बहुत संजीदा है। इतने समय से इतना बड़ा नेटवर्क हरियाणा में चल रहा था और वो नेक्सस पूरे देश में फैल रहा था धीरे धीरे करके। पहले तो लगता था कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो जिन्हें एजुकेशन नहीं है, वो इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पढ़े लिखे और डॉक्टर्स लोग अगर ये कर रहे हैं तो ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरह की घटनाओं के जो हैंडलर होते हैं वो हमेशा पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। इतनी बड़ी घटना हरिद्वार के लिए, हरिद्वार के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जब उत्तराखंड बन रहा था तो हम लोगों ने आंदोलन किया कि हमें उत्तराखंड में रहना है। उचित नहीं कह सकता और मैंने इसके लिए पहले भी बयान दिया, पहले भी इसकी भर्त्सना की और फिर मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। अब तो राजनीति का प्रारूप बदला है, कोई भी किसी के खिलाफ अब शब्द बोल देता है, कहीं भी खड़े होकर बोल देता है, तो क्या राजनीति की गरिमा खत्म हो रही है? मुख्यमंत्री का दायित्व तो मुझ पर रहा है। मुझको कोई चीज़ अगर उचित नहीं लगती तो मुझे लगता है कि मेरा दायित्व है कि मैं उस समस्या को या उसके निदान की दृष्टि अगर कोई मेरे विचार में कोई बात आती है तो उसको मैं सरकार से कहूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहूँ, और वही मैंने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं सुरेंद्र ढाका। आज हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड में होंगे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो राजनीति में आए, कैसे राजनीति का उनका सफ़र शुरू हुआ। और एक और बड़ी बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत को पावर सेंटर के रूप में देखा जाता है। तमाम योजनाओं को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर वो मुखर रहते हैं। आप बात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत से। त्रिवेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। आप एक बात बताइए, आप राजनीति में कैसे आना हुआ? आपका पौड़ी के खैरासैंड में जन्म होता है, उसके बाद आप घर में सबसे छोटे हैं, तो कैसे राजनीति में आए? देखिए, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और ये बात है 1979 की। और संघ के संपर्क में आने के कारण संघ के कार्यक्रमों में आना जाना हुआ और फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्तों का संगठन है और मैंने ये फैसला किया कि मैं अब पूर्णकालिक के रूप में संघ के कार्यकर्ता के साथ रूप में काम करूंगा। और जब मैंने ग्रेजुएशन किया 1981 में, तो मैं फिर पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में मैंने संघ को अपना समय देना शुरू किया और मेरी गतिविधियां और भी ज़्यादा सामाजिक रूप से बढ़ने लग गई। फिर मैंने लगभग 10 वर्ष में प्रचारक के नाते मैंने गढ़वाल में, देहरादून में और मेरठ में काम किया। मेरठ के पश्चात पारिवारिक कुछ कारणों से मुझे प्रचारक जीवन से वापस हुआ और 93 में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते मेरी नियुक्ति हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो सीधी राजनीति में अगर प्रवेश देखा जाए तो 1993 है और उससे पहले सामाजिक कार्यों में संघ के माध्यम से हम लगातार सक्रिय रहे और 10 वर्ष लगभग संगठन मंत्री रहने के बाद 2002 में मैंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा डोईवाला से और मैं बहुत कम वोटों से, उस समय लगभग 1550 वोटों से मैं पहला चुनाव जीता हूँ 2002 के इलेक्शन में। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी और 2007 में मैं अच्छे मार्जिन से फिर जीता हूँ। लगभग 10 गुना अधिक वोट मुझे मेरी मार्जिन था जीतने का और फिर लगातार फिर तब से राजनीति में हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री के नाते काम करने का मौका भी मिला, मुख्यमंत्री के नाते भी काम करने का मिला और आज सांसद के रूप में काम कर रहा हूँ। एक बड़ी बात है, आपने कभी टिकट नहीं मांगा आप कहते हैं, लेकिन आपने 2012 में टिकट मांगा, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए
2012 में भी टिकट नहीं मांगा था, लेकिन 2014 का जो उपचुनाव हुआ था उस समय कुछ बातें ऐसी सामने आई कि मुझे लगा कि मुझे चुनाव लड़ना ही चाहिए। तो मैंने एक जगह पर अपनी बात कही और फिर 2014 का जो उपचुनाव था वो, क्योंकि निशंक जी लोकसभा में चले गए थे और डोईवाला से उस समय वो विधायक थे, तो फिर 2014 का जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में मैंने मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए, तो फिर मैंने अपने नेतृत्व से बातचीत की थी। एक और बड़ी बात है, 2017 का चुनाव जब हो रहा था तो मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, शायद आपको ध्यान भी हो कि हम रथ यात्रा आ रही थी उस समय, आप कह रहे थे क्या स्थिति है, तब मेरे एक शब्द थे कि आप 5,000 का अंतर कम से कम जीत कर रहेगा आपकी, लेकिन वो अंतर इतना बड़ा हो सकता था, कभी कल्पना की थी आपने? नहीं, मुझे कल्पना थी, क्योंकि मुझे लगातार मैं देख रहा था कि जब मैं पहली बार लड़ा तो 15,500 वोट 15,500 वोटों से मैं जीता, दूसरी बार जब लड़ा तो 15,500 से जीता, और जनता से जो मेरा जिस तरह से संवाद चल रहा था, टच चल रहा था, तो फिर मेरा वोटिंग परसेंटेज बढ़ना स्वाभाविक था। क्योंकि 2012 में डोईवाला विधानसभा के अलग अलग हिस्से हो गए, फिर मेरे साथ एक नया हिस्सा जुड़ गया, कुछ लोगों की कुछ पर्सनल नाराज़गी थी, मैं आपको बताऊं, और उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से खिलाफ काम किया। क्योंकि उस समय जब तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे तो दून यूनिवर्सिटी को लेकर के लोगों की अलग अलग राय थी, और मेरा राय था कि दून यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में हमारे पास जो इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन है बहुत अच्छी है, पहले से अच्छी है, लेकिन ग्रेजुएशन में जाके हमारे पास ऐसे स्तरीय महाविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो मेरा मत था कि हमको दून यूनिवर्सिटी को एक स्वायत्त बनाना चाहिए, उसमें कोई और महाविद्यालयों को जोड़ना नहीं चाहिए। उसके कारण कुछ लोगों को नाराज़गी थी मुझसे, जो विशेषकर जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे, और उनका जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिला। विधानसभा का मेजर पार्ट, एक नया पार्ट जुड़ गया उस विधानसभा में, और जो पुराना जो विधानसभा थी वो 4-5 हिस्सों में बंट गई, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ। यद्यपि वोट मैंने पहले की अपेक्षा 6,000 वोट ज़्यादा ली, लेकिन वोटों का जो ध्रुवीकरण था वो इस तरह से हो गया कि वहाँ पर मुझे उस समय लॉस हुआ। 2017 में आप जीत के मुख्यमंत्री बने, अपने इस पूरे कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, अब अपने लिए तो अच्छा ही लगता है, हमने जो कुछ भी कदम उठाए, हमने यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं और विकास पर फोकस किया, और विकास भी ये कोशिश की कि भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, भ्रष्टाचार के लांछन से बचा जाए। और इसलिए मैंने जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा कि हमारी सरकार ये जीरो टॉलरेंस की होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी सरकार की नीति ये जीरो टॉलरेंस की होगी। और उसी पर मैंने उसी लाइन पर काम किया। जो पार्टी का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को मैंने सभी विभागों को उसकी कॉपियां दे दी थी, और कहा कि भाई ये घोषणा पत्र में जो भी हमने जनता से को विश्वास दिलाया है कि हम जीतेंगे तो ये काम हम करेंगे, तो उन पर हमने काम किया। चाहे होम स्टे योजना हो, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हो, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का काम हो, घसियारी कल्याण योजना हो, सोलर स्वरोजगार योजना हो, सोलर फार्मिंग योजना हो, एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, फिशरीज को लेकर जो हाई एल्टीट्यूड जो फिशरीज है या कोल्ड वाटर फिशरीज जिसको कहते हैं, उसको लेकर हमने काम किया। और जो इंडस्ट्रियल हेम्प है, जो औद्योगिक भांग है, उसको भी हम लाए, जिसके परिणाम आज मैं देख रहा था कुछ लोगों ने अभी उस पर लिखा भी है, तो उसके परिणाम आए हैं। और मैं समझता हूँ कि एक कोशिश की मैंने कि हम ऐसा डेवलपमेंट दें जिसमें भ्रष्टाचार से मुक्त हो। एक डोबरा चाटी की आप बात करें, पर्यटन का एक बड़ा स्थल बन गया है आज की डेट में, कैसे देखते हैं और अपने कार्यकाल को देख के कितनी संतुष्टि होती है? देखिए, जो डोबरा चाटी है ये बहुत लंबे समय से लंबित चल रहा था ये, और उसका कारण जो मैंने महसूस किया था कि
जितना पैसा उस पुल को बनाने के लिए चाहिए एक मुश्त, वो नहीं दिया जा रहा है। और जब मैं मुख्यमंत्री बना और टिहरी जिले का मैं प्रभारी मंत्री रहा हूँ और मुझे वहाँ की जो क्षमता है टिहरी झील की, उसका भी पता था कि इस पर किस ढंग से डेवलपमेंट हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि 2010-11 की बात होगी, मैं टिहरी का प्रभारी मंत्री था और माननीय निशंक जी हमारे मुख्यमंत्री थे। तो उस समय मैं टिहरी के लोगों से मिला, टिहरी के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और एक बड़ी भावुक कर देने वाली बात उन्होंने कही कि टिहरी में बद्रीनाथ जी का मंदिर था, टिहरी झील से टिहरी शहर डूबा और हमारा वो मंदिर भी डूबा और वहाँ पर थौल लगता था, थौल यानी मेला लगता था, वो मेला भी डूब गया। तो लोग वो बुजुर्ग थे कि जिन्होंने अपना जीवन टिहरी में बिताया था, यानी कि जहाँ जो डूब गया जो टिहरी। तो मुझे उनकी बातों से बड़ा अजीब सा भी लगा उस समय, वो भावुक भी हो रहे थे। दूसरा, मुझे उसमें एक आशा दिखी और उस समय मैंने टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत की बहुत शॉर्ट नोटिस में कि भाई ये इन बुजुर्गों की आस्था जुड़ी हुई है, तो चलिए बद्रीनाथ जी का मंदिर तो हम नहीं ला सकते, लेकिन वहाँ पर हमको झील महोत्सव करना चाहिए। और उस झील महोत्सव की हमने शुरुआत करी। फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो टिहरी में जो डोबरा चांटी पुल है उसके लिए एक साथ 88 करोड़ रुपए दिए और 1.5 साल में वो पुल बन करके तैयार हो गया। आज वहाँ पर हजारों पर्यटक आ रहे हैं, पूरा गांव होम स्टे में तब्दील हो गया। आज एक एडवेंचर जो हमारा टूरिज्म है उसका एक हब बनने जा रहा है, उसका डायरेक्टरेट वहाँ पर बना दिया, वहाँ पर एक अफसर इस स्तर के बिठा दिए गए। तो आज मुझे खुशी होती है कि जिस सपने के साथ हमने टिहरी महोत्सव की या लेक महोत्सव की शुरुआत करी थी उसमें बहुत छोटा, और मुझे यह भी याद है कि उस समय वहाँ टिहरी में कांग्रेस के विधायक थे। तो मैंने वहाँ की जिलाधिकारी जो हमारी थी, महिला थी, राधिका झा जी थी, तो मैंने कहा राधिका इसमें झील में इस बार नाव उतारो और इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो वहाँ के जो उस समय तत्कालीन विधायक थे उन्होंने विरोध किया कि ये तो मरवाना चाहते हैं लोगों को, झील में डुबाना चाहते हैं। मैंने वो ऐसा नहीं है, और आज वो पर्यटन का एक बड़ा स्थल बन गया। ऐसा नहीं है, ये तो पॉलिटिकल कारणों से विरोध कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को करिए आप, चाहे संख्या कुछ भी हो, इसकी चिंता मत करिए। 2000 लोग आए, 200 लोग आए, इसकी चिंता मत करो, लेकिन इसे शुरुआत कर दो। फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो वहाँ पर रविवार प्रोग्राम किया हमने। पहली बार उसमें 13 राज्यों के लोग आए। फिर अगली बार हमने कहा इसको हमको इंटरनेशनल मंच पे लाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चल रहा था, तो वहाँ कई देशों के लोग आए थे। तो मैंने वहाँ 2-2 लोग एक देश से आमंत्रित किए, 100 देशों के लोग वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर आए और आज टिहरी एक अच्छा डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो रहा है। बहुत खुशी होती है। आप 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, पार्टी ने आपका 3 जगह सर्वे करा, टिहरी लोकसभा को लेकर, पौड़ी लोकसभा को लेकर और एक हरिद्वार लोकसभा को। सबसे कम मार्जिन तो 57% था शायद, मेरी जानकारी जो है, तो वो मार्जिन 57% था जो पार्टी ने आपके लिए 3 सर्वे कराए थे। तो आपको सबसे कठिन सीट पे भेज दिया, जबकि पौड़ी आपका एक तरफ था, टिहरी भी एक तरफा था, लेकिन हरिद्वार क्यों भेजा पार्टी ने? फिर नहीं, मुझे पूछा गया कि आपकी चॉइस क्या है। देखो मेरी चॉइस तो गढ़वाल लोकसभा है। बाकी आप कहीं बदल रहे हैं, कहीं भी बदल रहे हैं, या जहाँ पर नहीं बदल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बदल रहे हैं तो तीनों सीटों में अगर आप कहीं भी आप मुझे लड़ाएंगे तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम पार्टी को वहाँ से जीत दिला कर लाएंगे। मैं वहाँ से सांसद बनकर आ सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। और पार्टी को ये लगा कि इनको हरिद्वार से लड़ाना चाहिए, पार्टी ने मुझे हरिद्वार से लड़ाया। लोगों को कई तरह की आशंकाएं थी, लेकिन तमाम जो दिक्कतें थी वहाँ पर, जिस तरह का उस समय संविधान बचाओ का जिस तरह से उद्घोष हो रहा था, तो थोड़ा ऐसा लगा एक बार कि थोड़ा दिक्कत है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व, दूसरी दिक्कत यह भी रही ना कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा गिरा। हाँ, माननीय मोदी जी का नाम और थोड़ा हमको मुख्यमंत्री के नाते जो काम करने का मौका मिला, तो जनता ने हमको जिता करके वहाँ से भेजा।
एक बड़ी बात है, 25 वर्ष राज्य को बने हो गए हैं, क्या देखते हैं, कितना विकास डेवलपमेंट कितना हुआ है? देखिए, अगर हम आज से 25 साल पहले का उत्तराखंड देखें और आज का उत्तराखंड देखें तो देखिए बहुत बड़ा अंतर है, बहुत आगे हम लोग बढ़े। अगर कोई इस बात को नकारता तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा कि कोई इस बात को नकार सके। और चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयर का कनेक्टिविटी हो, बहुत बेहतर हुई है। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय हमारी जो वाहन हमारे पास थे, मात्र 4 लाख के करीब वाहन उत्तराखंड में थे, आज 40 लाख से ज़्यादा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। दूसरी बात ये कि हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, वहाँ के व्हीकल चाहिए तो लोग व्हीकल खरीद रहे हैं, चाहे प्राइवेट व्हीकल हों चाहे कॉमर्शियल हों, उनकी संख्या बढ़ी है। तो एक इंडस्ट्री नहीं थी हमारे पास, आज हमारे पास हरिद्वार में इंडस्ट्री है, देहरादून में इंडस्ट्री है, उधम सिंह नगर नैनीताल में इंडस्ट्री है। और फार्मा इंडस्ट्री में तो उत्तराखंड जो है आज 20% निर्यात, उसमें उत्तराखंड का योगदान है। तो शैक्षणिक ढांचा देखिए आप, एम्स बना है, 6-7 मेडिकल कॉलेज बने हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज की ढेर लगी हुई है। तो तमाम हम लोग ये कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर हम लोग आगे बढ़े हैं, उत्तराखंड आगे बढ़ा है। इसको कोई अगर ज़बरदस्ती नकारता है तो वो उचित नहीं है। लोग ये भी कहते हैं, चाहे नेता ही हों, दबी जुबान कहते जरूर हैं कि आज भी पौड़ी में कमिश्नर नहीं बैठता है, डीआईजी नहीं बैठता है, और ये 25 सालों का पिछले इतिहास है। इसका क्या कारण देखते हैं? देखिए, इसका कुछ तो व्यवहारिक कारण है, क्योंकि जो केसेज कमिश्नर के पास हैं लगभग 60 to 70% ये हरिद्वार देहरादून के हैं। तो यहाँ के लोगों को उतना दूर जाने में परेशानी होती है। एक तो ये जो व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है तो कमिश्नर को वहाँ पर बैठना चाहिए। देखो, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, आजकल ऑनलाइन सारी सिस्टम है, अन्य तो किया जा सकता है, बहुत महंगा सिस्टम नहीं है। तो फाइलिंग, आज ई फाइलिंग है, मैंने उस समय जब सीएम था तो सारा ई फाइलिंग सेक्रेटरीट में करवाया था, तो हम उसको कर सकते हैं। तो उसमें जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई कमिश्नर को पौड़ी में बैठना ही चाहिए, वो होना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि कमिश्नर पूर्णकालिक कमिश्नर होना चाहिए। वो किसी तरह से वो सेक्रेटरी भी बन लेते हैं, कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री के स्टाफ एक पद वो ये कह सकते हैं, एक पद वो सचिवालय में रखते हैं ताकि जाना ना पड़े। वो यहाँ का मकान भी छोड़ना चाहते हैं और सेक्रेटरीट में रहेंगे तो यहाँ भी उनको बने रहेंगे। फिर उनको उनके पास एक सॉलिड रीजन है, भाई मैं रीजन बन जाता है कि मैं तो भाई सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पर देना पड़ता है। तो ये कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि हमको कमिश्नर्स को पूर्णकालिक कमिश्नर होना चाहिए। ये जो बहानेबाजी है ये दूर होना चाहिए। एक रामपुर तिराहा कांड हुआ, उसमें लोग शहीद हुए, जहाँ शहीद स्मारक बना है, 25 साल का हम जश्न मना रहे थे और वहाँ कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि उस रामपुर तिराहा शहीदों को नमन करने नहीं गया। जबकि एक जो ब्राह्मण परिवार है जिसने ज़मीन दी, वो रात को भी वहाँ दिए जलाता रहा और मतलब उसने शहीदों का सम्मान करने के लिए पूरा अपना वो किया। ये राज्य स्थापना दिवस की बात नहीं, 25 वर्ष हो गए राज्य बने, उसके जश्न की मैं बात कर रहा हूँ। ये बात ठीक है, लेकिन जो मसूरी है, देहरादून है, खटीमा है, जहाँ पर भी इस तरह के राज्य के अंदर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर उनको पूरा सम्मान दिया गया। एक दिन पूरे आंदोलनकारियों को 8 तारीख का दिन समर्पित किया गया। आंदोलनकारियों का पूरे राज्य में सम्मान किया गया है। अच्छा होता अगर रामपुर तिराहा पर जो स्मारक बना है उसमें भी कुछ प्रोग्राम होता तो मुझे लगता है कि और अच्छा होता, क्योंकि हमारे कई लोग वहाँ पर शहीद हुए। हमारी महिलाओं को अपमान वहाँ पर अपमानित होना पड़ा, उस अपमान को सहना पड़ा। तो वहाँ पर भी होता तो अच्छा होता, लेकिन उसके पीछे कोई असम्मान हुआ या उपेक्षा हुई, मैं समझता हूँ कि ये भाव भी नहीं है।
एक और बड़ी बात है, अब दिल्ली में विस्फोट हुए हैं, इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हुई है और इस तरह का अगर नेटवर्क अभी भी देश में है, प्रधानमंत्री 2014 में बने नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि बाहर से कोई घुसपैठ नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन इस तरह का अटैक फिर भी हो जा रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी घटना है देश के लिए? अब देखिए, बहुत बड़ी घटना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से चिंता व्यक्त की है, माननीय गृह मंत्री जी कुछ ही मिनट्स में वहाँ पहुँच गए और जिस तरह से हमारी एजेंसीज ने काम किया है, तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनके सूत्रों को ढूंढा जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इन विस्फोटों के गुनहगार ये बचेंगे नहीं। तो साफ संकेत है कि भारत सरकार आतंकवाद के प्रति, राष्ट्रवादी गतिविधियों के प्रति बहुत संजीदा है और उन पर एक्शन होगा और हमने एक्शन किया है। देखिए, आप ये देखिए कि 11 साल के करीब मोदी जी की सरकार के हुए हैं केंद्र में और ये पहली घटना इस तरह की पहली घटना है। तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए आपकी आतंकवाद के खात्मे का समय आ रहा है। एक और बड़ी बात है, हरियाणा में आपकी सरकार है और इतने समय से इतना बड़ा नेटवर्क हरियाणा में चल रहा था और वो नेक्सस पूरे देश में फैल रहा था धीरे धीरे करके। पहले तो लगता था कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो जिन्हें एजुकेशन नहीं है, वो इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पढ़े लिखे और डॉक्टर्स लोग अगर ये कर रहे हैं तो ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और पर मेरा मानना है, देखिए, जो इस तरह की घटनाओं के जो हैंडलर होते हैं वो हमेशा पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, ब्रेन उन्हीं का होता है। या ये तमाम जो कांड होते हैं, ये कहा सकते हैं कि उन तमाम जो पढ़े लिखे तथाकथित रूप से जिनको हम कह रहे हैं, उन्हीं के ब्रेन चाइल्ड है ये, उन्हीं के दिमाग की उपज होती है ये, और ये किसी अनपढ़ गवार की नहीं हो सकती है। ये हमेशा इसके पीछे उनका दिमाग होता है और वो देश के अंदर भी हो सकते हैं, देश के बाहर भी हो सकते हैं। एक बड़ी बात गृह मंत्री जी ने भी कही थी कि हम लोग किसी को घुसपैठ नहीं होने देंगे, जो लोग रोहिंग्या आ गए हैं उन्हें बाहर फेंक देंगे। अभी तक तो कोई डिपोर्ट किया नहीं गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग डिपोर्ट हुए हैं। बांग्लादेश वाली डिपोर्ट है बस एक। हाँ, डिपोर्ट हुए हैं कुछ लोग। अब उनको चिन्हित किया जा रहा है, जो बाहर के हैं उनको तो डिपोर्ट किया ही जाएगा, लेकिन जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं उनको तो यहीं जोरदार सजा दी जाएगी, ये मेरा विश्वास है। एक आप संघ के प्रचारक भी रहे हैं, एक बड़ा सवाल है, आप संघ का एक गीत है, युग के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, भूल कर भी मुख से जाति पंथ की बात ना हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना भेदभाव हो, फूट का भरा घड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का काम सब किए चलो, भारत माता की जय। ये संघ का गीत है। अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें किस तरह की बातें हुई? कोई कहता है मैं यूरेनियम डाल देता, कोई कहता है मैं पानी रोक दूंगा, कोई कहता है हमारी भाषा नहीं मिलती है। तो इस तरह की अगर बातें सदन के अंदर हुई हैं तो ये कितना प्रदेश के लिए? देखिए, जो बयान वहाँ पर हुए वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान वहाँ पर दिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि 25 सालों में अगर सबसे खराब बहस हुई है वो इस बार इस 2 दिवसीय विशेष सत्र में हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राज्य के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उन लोगों का भी दुर्भाग्य है जो इस तरह की बातें करते हैं। बहुत बहुत कष्ट पहुंचा, क्योंकि मैंने भी उस दिन उसको लाइव देख रहा था, तो बहुत कष्ट पहुंचाने वाला है। और मुझे लगता है कि जनता इस पर अपना निर्णय देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, मतदाता सर्वोच्च होता है, वो इस पर अपना फैसला देंगे। लेकिन ये पार्टी की लाइन है या पार्टी की लाइन से अलग जाके लोग? पार्टी की लाइन हो ही नहीं सकती कभी। देखो, भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है, पूरे देश का विचार कर कर चलने वाली पार्टी है और इसमें केवल पार्टी के लोगों ने नहीं, अन्य लोगों ने भी जो बयान दिए हैं, मैं इसलिए किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
लेकिन अन्य लोगों ने जो बयान दिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी भर्त्सना की जा सकती है। जिस तरह हरिद्वार के आप सांसद हैं, तो ऐसी प्रतिक्रिया हरिद्वार से भी आ रही है कि हमारा कितनी बड़ी घटना हरिद्वार के लिए, हरिद्वार के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जब उत्तराखंड बन रहा था तो हम लोगों ने आंदोलन किया कि हमें उत्तराखंड में रहना है, और आज हमें ये झेलना पड़ रहा है। आपके सामने भी ये समस्या आई है हरिद्वार में? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि ये दुर्भाग्य है, इस तरह की बातें करना, इसको कोई भी उचित नहीं कह सकता। और मैंने इसके लिए पहले भी बयान दिया, पहले भी इसकी भर्त्सना की, और फिर मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप लगातार आक्रामक हैं। संसद में आप खनन को लेकर मुद्दा उठाते हैं, कई बार आपने भर्तियों को लेकर भी मुद्दा उठाया, तो इस तरह आप इतने आक्रामक क्यों हैं अपनी लोगों को लगता है सरकार के खिलाफ आक्रामक? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आक्रामक होने की बात नहीं है। देखिए, मैं एक सीनियर सदस्य होने के नाते, मुख्यमंत्री का दायित्व तो मुझ पर रहा है, मुझको कोई चीज़ अगर उचित नहीं लगती तो मुझे लगता है कि मेरा दायित्व है कि मैं उस समस्या को या उसके निदान की दृष्टि अगर कोई मेरे विचार में कोई बात आती है तो उसको मैं सरकार से कहूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहूँ, और वही मैंने किया है। देखिए, जब ये हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, और उनका कहना था कि जो नकल भर्ती में हुई है उस पर सीबीआई जांच होना चाहिए, और वो इतना गंभीर मामला बनता जा रहा था कि प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे। देखिए, जब पब्लिक चाह रही है, हर ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन हो रहे हैं, 200, 400, 500, 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमको उसका ख्याल करना चाहिए। कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, और इसलिए आप कितने साफ हैं। सीता माता तो पवित्र थी, अग्नि भी जिसको जला नहीं पाई, लेकिन भगवान राम ने अग्नि परीक्षा की उनकी। अगर हमारे बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, उनकी डिमांड है सीबीआई जांच करा दो, तो उसमें क्या बुराई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाद में उस पर किया, मुख्य सीबीआई जांच के लिए उसको रिकमेंड किया, और सीबीआई उसकी जांच प्रारंभ भी कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। एक और बड़ी बात है, अब जो राजनीति का प्रारूप बदला है, कोई भी किसी के खिलाफ अब शब्द बोल देता है, कहीं भी खड़े होकर बोल देता है, तो क्या राजनीति की गरिमा खत्म हो रही है? देखिए, राजनीतिक गरिमा खत्म हो गई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी राजनीति में सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए उसको हम इतना भी निराशाजनक बात मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर हम बैठे हैं, हम कोई भी बात गरिमा के साथ कह सकते हैं, मर्यादा के साथ कह सकते हैं, तो उसका एक असर भी होता है। नहीं तो कई बार हम एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हमारा तरीका अच्छा नहीं होता, तो जो अच्छा नहीं होता उसकी चर्चा होने लगती है, और जो मुख्य मुद्दा होता है उससे हम भटक जाते हैं। इसलिए मुद्दे से नहीं भटकना, ये ध्यान रखना चाहिए। त्रिवेंद्र जी, धन्यवाद आपका, आपने ऑफ द रिकॉर्ड में हमारे साथ इतना समय दिया। ऑफ द रिकॉर्ड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। दिल्ली में विस्फोट हुए हैं, इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हुई है, और इस तरह का अगर नेटवर्क अभी भी देश में है, प्रधानमंत्री 2014 में बने नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि बाहर से कोई घुसपैठ नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन इस तरह का अटैक फिर भी हो जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इन विस्फोटों के गुनहगार ये बचेंगे नहीं। तो साफ संकेत है कि भारत सरकार आतंकवाद के प्रति, राष्ट्रवादी गतिविधियों के प्रति बहुत संजीदा है। इतने समय से इतना बड़ा नेटवर्क हरियाणा में चल रहा था, और वो नेक्सस पूरे देश में फैल रहा था धीरे धीरे करके। पहले तो लगता था कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो जिन्हें एजुकेशन नहीं है, वो इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पढ़े लिखे और डॉक्टर्स लोग अगर ये कर रहे हैं तो ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरह की घटनाओं के जो हैंडलर होते हैं वो हमेशा पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। इतनी बड़ी घटना हरिद्वार के लिए, हरिद्वार के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जब उत्तराखंड बन रहा था तो हम लोगों ने आंदोलन किया कि हमें उत्तराखंड में रहना है। उचित नहीं कह सकता,
और मैंने इसके लिए पहले भी बयान दिया, पहले भी इसकी भर्त्सना की और फिर मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। अब तो राजनीति का प्रारूप बदला है, कोई भी किसी के खिलाफ अब शब्द बोल देता है, कहीं भी खड़े होकर बोल देता है, तो क्या राजनीति की गरिमा खत्म हो रही है? मुख्यमंत्री का दायित्व तो मुझ पर रहा है। मुझको कोई चीज़ अगर उचित नहीं लगती तो मुझे लगता है कि मेरा दायित्व है कि मैं उस समस्या को या उसके निदान की दृष्टि अगर कोई मेरे विचार में कोई बात आती है तो उसको मैं सरकार से कहूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहूँ, और वही मैंने किया है।